हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच काफी बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है सीडीपी के अंतर्गत व्यवहार का विज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यवहार क्या है और व्यवहार के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक विचार पे भी आज हम चर्चा करेंगे कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज का क्लास, जो ज्ञान के दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान। और मैकडूगल के अनुसार, यानी मैकडूगल कौन है? मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है। ये काफी उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक है। वे व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं? उनका मानना है कि केवल मानव के व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहा जाए या मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाए। यानी ये क्या है, मैकडूगल ने केवल मानव के व्यवहार को ही मनोविज्ञान माना है। इनका मानना था कि मानव के व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहा जाता है या मानव के व्यवहार को ही मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। फिर देखिए ये व्यवहार क्या है? तो व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। व्यवहार क्या है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। ये बाहरी रूप है। जो हमारा मानसिक स्थिति है, इससे बाहर का जो रूप है, मेरा स्वभाव है, वही क्या है? व्यवहार है। जिस तरह मान लीजिए कि मेरे दरवाजे पे, मेरे घर पे कोई मेरा मित्र आया या कोई रिलेटिव आया, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे? चेयर देंगे, फिर वाटर देंगे, फिर कुछ नाश्ता देंगे। तो ये क्या है? उससे मीठी मीठी बातें करेंगे। तो ये क्या है? ये मेरा व्यवहार है, जो क्या है? मानसिक स्थिति से बिल्कुल क्या है? बाहर है। ये मानसिक स्थिति की ये बाहरी रूप है। तो व्यवहार क्या है? मानसिक स्थिति के बाहर रूप व्यवहार होता है। फिर देखते हैं जेबी वाटसन के बारे में। जेबी वाटसन ये भी उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान के बारे में इनका क्या कहना है? देखिए, जेबी वाटसन ने बताया कि सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। देखिए जेबी वाटसन कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। लेकिन मैकडूगल जो थे, ये केवल मानव के व्यवहार पे चर्चा कर रहे हैं। इनका कहना है कि केवल मानव के व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहते हैं या मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ जेबी वाटसन जो है, ये बोलते हैं कि सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उनके व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है या उनके व्यवहार को मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए वाटसन जी का ये जो कथन है, ये काफी प्रसिद्ध कथन है और बार बार ये सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका ये कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। तुम मुझे एक बालक दो। क्या? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वही बना दूंगा जो तुम कहोगे। वाटसन जी कहते हैं कि तुम मुझे एक बालक दो और तुम मुझे जो कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा। यानी तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वही बना दूंगा जो तुम कहोगे। यानी इनका मानना है, वाटसन जी का मानना है कि बच्चे को वे भविष्य में क्या बनेंगे, अगर आप बचपन से ही निर्णय कर ले कि बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है, तो आप डॉक्टर बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपका सोच है कि हम बच्चे को इंजीनियर बनाएं, तो आप बचपन से ही बच्चे को इंजीनियरिंग क्षेत्र में गाइडलाइन करें और बच्चे आने वाले भविष्य में उनकी रुचि जो होगी इंजीनियरिंग में होगी और बच्चे इंजीनियर बनेंगे। अगर बच्चे को आप आईपीएस बनाना चाहेंगे या कोई भी पदाधिकारी बनाना चाहेंगे, तो बच्चे को बचपन से ही उसको उस तरफ मूव करना होगा, उस तरफ आपको गाइडलाइन
करना होगा। जब आप उसे उस तरफ गाइडलाइन करेंगे, उसके लक्ष्य की तरफ जो आप चाहते हैं, तो बच्चे वही बनेंगे। ये किनका कहना है? ये किनके अनुसार? ये है वाटसन के अनुसार। वाटसन जी इस पे जोर दिए हैं कि बच्चे को आप जिस तरह जो बनाना चाहोगे, बच्चे वही बनेंगे। अब मित्रों, सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है? जेंडर। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। ये जेंडर क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक आर्थिक अवधारणा है। जेंडर क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है। तो मित्रों, ये जो लिंग है, ये जो जेंडर है, ये आर्थिक अवधारणा नहीं है, एक जैविक निर्धारक है। यानी कि ये क्या है? जैविक निर्धारक है। तो मित्रों, ये जो जेंडर है, यह एक जैविक निर्धारक नहीं है। फिर देखिए, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। नहीं, ये जेंडर जो है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता नहीं है। मित्रों, आप अपने आसपास में, आप अपने समाज में हमेशा देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा, आपको सुनने को मिलता होगा कि वह मर्द ऐसा है, वह औरत ऐसी है ना, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। ये आप देखेंगे कि जेंडर में, ये लिंग में काफी भेदभाव होते रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। सबसे ज्यादा समाज में ही इसकी क्या होती है? चर्चा होती है। और समाज में, मेरा जो समाज है, वह अधिक से अधिक, सबसे ज्यादा वह जेंडर पे ध्यान देता है, जेंडर पे फोकस देता है, और लिंग के आधार पे भी भेदभाव भी करते हैं। तो जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के आयामों की सही पहचान करता है? मित्रों, ये काफी बेहतरीन प्रश्न है। ये भी बेहतरीन है और यह भी बेहतरीन है। यानी कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में विकास का सही आयाम क्या है? तो हम चर्चा करते हैं सामाजिक, नहीं, समाज। विकास कैसे होगा? सबसे पहले तो इसमें शरीर आएगा, तो शरीर से पहले समाज आ गया, तो आप यही इसको क्या कर दे? काट दे, गलत कर दे कि नहीं, सबसे पहले मेरा शरीर आएगा तब तो विकास होगा। तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है? समाज कर रहा है। तो विकास का सही आयाम जो है कि वह सामाजिक, एक नंबर पे सबसे पहले सामाजिक नहीं होगा। फिर यहां क्या है? यह है शारीरिक। हाँ, शारीरिक कर रहा है, तो इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले विकास में शरीर का ही रोल होता है। फिर ये क्या है? संवेगात्मक। देखिए, संवेगात्मक यानी संवेग सबसे पहले आ गया, तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि सबसे पहले विकास की आयामों की तरफ हम चलेंगे, उसे क्रम की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहले वहां महत्वपूर्ण होता है शरीर, यानी शारीरिक। तो यहां आप समाज को हटा दे, यहां संवेग को हटा दे, फिर यहां देखिए शरीर है, अब शारीरिक है। अब यहां क्या है? दो क्या है? ये दो ऑप्शन है, इसमें भी शारीरिक है और इसमें भी शारीरिक है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये क्या है? शारीरिक, और शारीरिक के बाद में संज्ञानात्मक विकास होंगे, और इस शरीर के बाद में क्या कर रहा है? व्यक्तित्व। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका शरीर मिल गया तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। नहीं, शरीर मिलने के बाद में आप में क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, और संज्ञानात्मक विकास के बाद क्या होगा? सामाजिक विकास होगा, और तब क्या होगा? संवेगात्मक होगा। ठीक, तो ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के आयामों की सही पहचान है? तो वह क्या है? सबसे पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। देखिए मित्रों, अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। बुद्धि के बारे में, देखिए प्रश्न नंबर 3,
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा सही है। देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 3, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी बुद्धि के बारे में ये जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं इसमें से कौन से कथन सही है। तो चलिए चर्चा करते हैं, हम 4 नंबर ऑप्शन से चर्चा करते हैं। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। हाँ, ये तो सही है कि बुद्धि में स्मरण एवं तर्क शामिल है, लेकिन ये क्या है, ये अनुवांशिक नहीं है। ये नहीं है जिसके पिता के पास बुद्धि अधिक है तो उसके बेटे भी बुद्धिमान हो जाए, अपने पिता जैसे हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो बुद्धि है ये आनुवांशिक विशेषक नहीं है, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये किसी को विरासत में नहीं मिलती। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। फिर ये 3 नंबर दे, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत, क्या करा, एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, अनुभव के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर 2 नंबर देखिए, बुद्धि ये अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की एक योग्यता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि बहुआयामी है, और बहु का अर्थ होता है बहुत, यानी बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, यानी बुद्धि को कई प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में मित्रों, बुद्धि कई प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, हासिल करते हैं। फिर कह रहा है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि में क्या है, पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं इसमें शामिल है। जहां भी आपको मिल जाए क्या बुद्धि बहुआयामी है, तो बहुआयामी कहने का अर्थ बुद्धि जो है कई प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो बहुआयामी जहां भी मिल जाए बुद्धि के लिए बेहतर सेंटेंस है। देखिए मित्रों, ये क्या है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। यानी ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मीडिया, परिवार, विद्यालय, और ये क्या है, सरकार। यानी कि कहने का अर्थ है ये जो प्राथमिक समाजीकरण है, यानी समाज को सबसे पहले बनाने वाला या समाज के हर एक्टिविटी में सबसे अधिक रोल अदा करने वाला, समाज के निर्माण करने वाला, इसमें से कौन पहला घटक है। देखिए ये क्या है, मीडिया। मीडिया भी हमारे समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन पहला घटक कौन है, ये क्या है, परिवार, फिर क्या है, विद्यालय, और ये क्या है, सरकार। तो मित्रों, मीडिया भी समाज के समाजीकरण में अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन ये पहला घटक नहीं है। सबसे पहला घटक परिवार ही अपने समाज को सबसे पहले विकास करने में, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करता है। तो इस परिवार क्या है, प्राथमिक समाजीकरण है। विद्यालय भी है, तो विद्यालय का परिवार के बाद विद्यालय का स्थान है। परिवार सबसे पहले समाजीकरण में सबसे अधिक रोल अदा करने वाले कौन है, ये है परिवार। और परिवार अगर न होता यहाँ तो विद्यालय आंसर हो जाता, और अगर विद्यालय भी नहीं होता तो वहां क्या होता, मीडिया, और मीडिया के बाद में क्या है, सबसे अंत में क्या है, ये सरकार। तो ये क्या, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, तो क्या है, परिवार। आपका ऑप्शन क्या होगा, परिवार। आंसर के रूप में आप इस परिवार को चूज करें। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। देखिए मित्रों, ये VVI प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव
क्या है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ, ये सही है कि बच्चों की सोच जो होते हैं गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। फिर दूसरा देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि वयस्कों की सोच बच्चों से भिन्न होती है। ये भी जीन पियाजे का ये मानना नहीं है। फिर ये 3 नंबर क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं, ये भी जीन पियाजे का मानना नहीं है कि बच्चों की सोच जो होते हैं वे वयस्कों से बेहतर होते हैं। इसको भी जीन पियाजे नहीं मानते हैं। ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नहीं, ये भी इनका मानना नहीं है। यानी जीन पियाजे ये नहीं कहते हैं कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। उनका कहना है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे की जो सोच होती है वे कई गुना वयस्कों के सोच से अलग होती है, भिन्न होती है। यह मानना किनका है, जीन पियाजे का। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, खाली स्लेटों के रूप में। यानी बच्चे क्या है, खाली स्लेट है, उनके दिमाग में जो भरा जाए वही बच्चे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है, उसको इस रूप में नहीं देखा जाता है कि वे खाली स्लेट जैसा नहीं है। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वे अपने साथ कई जानकारी को, कई अनुभव को लेकर जाते हैं। इसलिए ये जो कथन है कि खाली स्लेटों के रूप में, ये कथन सही नहीं है। छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, ये भी कथन सही नहीं है कि बच्चे जब विद्यालय जाते हैं या बच्चे में शिक्षा की जो प्रगति होती है वह छोटे वयस्क के रूप में होती है। यह भी सही नहीं है। ये तीसरा नंबर है, निष्क्रिय। नहीं, बच्चे निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में होते, ये भी प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। तो ये निष्क्रिय जो है, निष्क्रिय का अर्थ क्या है कि बच्चे कोई काम नहीं करे, वे निष्क्रिय हैं। तो जब निष्क्रिय आ जाए तो वे तो पॉजिटिव प्रश्न का आंसर हो ही नहीं सकते हैं। सक्रिय अन्वेषक के रूप में। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है, तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ये जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें बच्चे को एक्टिव स्टूडेंट यानी कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसमें बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, वे हमेशा एक्टिव होते हैं और वह पढ़ने, खेलने, कूदने में वे हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में रखा जाता है या देखा जाता है। तो आंसर क्या होगा, 4 नंबर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रश्न नंबर 7, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी कहा जा रहा है यहाँ कि वयस्क यानी वयस्कता जो होते हैं, वयस्क अवस्था, ये कब होते हैं, यानी किसके बाद होते हैं। यही कहा जा रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी वह कौन सी अवधि है जो कहती है कि मेरे बाद वयस्कता अवधि आएंगे। तो चलिए देखते हैं, बाल्यावस्था। नहीं, बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद ये वयस्कता अवस्था नहीं आते हैं। फिर ये क्या है, किशोरा अवस्था। फिर यहाँ क्या, मध्य बाल्या अवस्था। ये नहीं, देखिए बाल्या अवस्था की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद ये क्या है, वयस्कता अवस्था नहीं आते हैं। और मध्य बाल्या अवस्था के बाद भी वयस्कता नहीं आते हैं।
पूर्व संक्रियात्मक अवधि नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवधि के बाद भी वयस्कता अवधि नहीं आते हैं। ये कब आते हैं? किशोरा अवस्था के बाद, यानी किशोरा अवस्था के समाप्ति के बाद क्या आते हैं? वयस्कता, यानी किशोर के बाद व्यक्ति क्या बनते हैं? वयस्क बनते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? वकालत करने का अर्थ है कि वह किसके बारे में कहता है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है मित्रों, आप इसे काफी ध्यान से, जितने भी प्रश्न है वे काफी बेहतरीन प्रश्न है सीडीपी के, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो मुख्य धारा शिक्षा का नहीं। ये 2009 जो अधिनियम है ये नहीं कहता है कि मुख्य धारा शिक्षा की, इस पे वकालत नहीं करता। वह ये भी नहीं कहता है कि एकीकृत शिक्षा हो, वह 2009 ये नहीं कहता है कि एकीकृत शिक्षा हो, और 2009 अधिनियम ये भी नहीं कहता है कि पृथकीकरण हो। पृथकीकरण शिक्षा पे भी 2009 अधिनियम जोर नहीं देता है, उसकी वकालत नहीं करता है, और 2009 अधिनियम एकीकृत शिक्षा पर भी वकालत नहीं करता है, और 2009 अधिनियम मुख्य धारा शिक्षा पे भी वकालत नहीं करता है। वह समावेशी शिक्षा पे अपना वकालत करता है। यानी 2009 जो अधिनियम है उसका कहना है कि बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाए, यानी कि उस विद्यालय में हरेक वर्ग के, हरेक वर्ण के और सभी समुदाय के लोग, बच्चे उसमें आए और पढ़े। यानी 2009 अधिनियम जो है उसका फोकस क्या है, उसका वकालत क्या है? समावेशी शिक्षा। यानी उसका मानना है कि बच्चे समावेशी शिक्षा हासिल करें, यानी एक ऐसा विद्यालय जिस विद्यालय में सभी वर्ण के, सभी जातियों के, सभी समुदायों के स्टूडेंट्स यानी बच्चे आए और शिक्षा हासिल करें। यानी 2009 जो है समावेशी शिक्षा पे वकालत करती है। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।